नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सीधे आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं। नया मेडिकल साइंस में इन चीजों को बड़ा स्वीकार किया जा रहा है और इसलिए कितना ही एक्साइटमेंट क्यों ना हो जी, आप नींद पक्की करके, वैसे आप लोग मेहनत इतनी करते हैं कि आपको नींद आना बहुत स्वाभाविक होता है, क्योंकि आप गहरी नींद में चले जाए तो इतनी मेहनत करते हैं शरीर से। लेकिन शरीर की मेहनत वाली नींद एक बात है और सभी चिंताओं से मुक्त सोना यह अलग चीज है। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप नींद के संबंध में जरा भी कॉम्प्रोमाइज, और थोड़े दिन पहले इसीलिए भेजते हैं कि थोड़ा आप वहां पर जेट लैग वगैरह समस्याओं से बच जाए, वहां थोड़ा कंफर्ट फील करें और उसके बाद आप खेल के मैदान में उतरे तो आपको सुविधा रहे, इसलिए एक व्यवस्था सरकार करती है। खिलाड़ियों की सुविधा के लिए इस बार भी कुछ नई नई चीजें करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी मैं कह नहीं सकता हूं कि हर एक को सब कुछ वहां सुविधाजनक होगा ही कि नहीं होगा, लेकिन कोशिश की है। इन दिनों हम वहां के जो भारतीय समुदाय है उनको भी जरा एक्टिवेट करते हैं, उनको मोबिलाइज करते हैं, जरा आप भी हमारे खिलाड़ियों के साथ जरा जुड़िए। कुछ डिसिप्लिन रहती है, इसलिए उतने तो निकट नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी वो ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। जिसका खेल पूरा हो जाता है उसकी तो भरपूर चिंता करते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए कंफर्ट रहें, असुविधा ना हो और आप लोग अच्छा परिणाम लेकर के आए। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं आप लोगों का फिर से एक बार इंतजार करूंगा जब आप 11 अगस्त को तो सारा खेल पूरा होगा। आप में से लोग जल्दी जाएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा तो क्रम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को एक बार लाल किले पर जब कार्यक्रम होता है तो आप लोग भी उसमें उपस्थित रहें, ताकि देश देखेगा कि यहाँ से हमारे ओलंपिक खेलने के लिए जो गए थे, क्योंकि ओलंपिक खेलने जाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है जी। खेल में क्या करके आते हैं वो तो उसमें 4 चांद लगा देता है, लेकिन देश के अंदर इतना सारा खेल जगत के लोगों का होने के बाद आप में से खेलो इंडिया से निकल करके खिलाड़ी बने ऐसे कितने हैं? अच्छा, ये भी काफी लोग हैं। तो आपका क्या, कैसा, कौन सा खेल रहा क्या है, बता दीजिए जरा। हेलो सर, मैं सिफ्त हूँ और मैं शूटिंग करती हूँ। तो खेलो इंडिया ने मुझे काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि दिल्ली में ट्रेनिंग करके और उस टीम में आके जो भी मेरा रिजल्ट आया तो खेलो इंडिया कारण ही आया। चलिए, अच्छी शुरुआत है। हाँ जी। आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम मनु भाकर है। मैं शूटिंग में ही अभी दूसरा ओलंपिक मेरी इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी। 2018 में जो फर्स्ट एडिशन था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था और वहीं से उसके बाद मैं टॉप्स के कोर ग्रुप में आ गई थी। और तब से बस ये था कि इंडिया की जर्सी चाहिए और इंडिया के लिए खेलना है। और खेलो इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो बहुत सारे लोगों को उसने एक मार्गदर्शन दिया है और आई थिंक वहाँ से काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो आज मैं अपनी टीम में देखती हूँ, मेरे साथ भी खेलते हैं और मेरे से जूनियर भी हैं जो खेलो इंडिया से आए हैं। और उसकी एक बड़ी स्टेप होती है टॉप्स, जो मुझे 2018 से ही उसका सपोर्ट मिला है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इनकी सपोर्ट की वजह से जो एक खिलाड़ी की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो उनका हल निकाल देते हैं। तो आई थिंक बहुत मेजर रोल प्ले किया है मेरे लिए तो खेलो इंडिया ने और टॉप्स ने। सो जी सर, जो आज मैं यहाँ हूँ मैं उसके काफ़ी हद तक उसका सहारा रहा है जी। शुक्रिया सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ बात बताना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर, मैं हरमनप्रीत सिंह हूँ हॉकी टीम से। तो सर, लास्ट टाइम जो हमने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 41 ईयर्स के बाद, तो वो बहुत हमारे लिए प्राउड मोमेंट थी। एंड क्योंकि हॉकी की जो हिस्ट्री है वो बहुत बड़ी रही है एंड इस बार कोशिश बहुत अच्छी चल रही है
एंड फैसिलिटीज़ की बात करूँ, सब दिख रहे हैं। हाँ जी आपकी टोली। तो फैसिलिटी सर, हम बेंगलोर साई में रहते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज़ हमें मिल रही हैं। जैसे आपने रिकवरी के बारे में बोला, स्लीप के बारे में बोला, और वहाँ पे जो हमारा रिकवरी का है, फूड से लेकर सारा कुछ सर बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। और इस बार भी हम पूरी अपनी मेहनत कर रहे हैं एंड टीम हमारी जो है बहुत स्ट्रांग है, तो उम्मीद करते हैं सर इस बार और बेहतर करें और देश के लिए मेडल लेके आए सर। शायद किसी एक खेल पर सबसे ज्यादा देश का प्रेशर है तो हॉकी पर होता है, क्योंकि देश के सब लोग मानते हैं ये तो हमारा खेल है, हम कैसे पीछे रह गए। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है हॉकी के खिलाड़ियों पर, क्योंकि देश का हर बच्चा ही मानता है ये तो हमारा खेल है, ये हम कैसे हार सकते हैं। बाकी में तो कहते हैं हाँ भाई चलो हमारे लोगों ने कोशिश की, प्रयास किया, निकाल रहे हैं। ये हॉकी के विषय में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और इसलिए उनको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन मेरी शुभकामना है, मुझे आप पक्का करके लाओगे, मुझे पूरा भरोसा है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए साहब, मैं आपसे यही कहूंगा कि ये देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर होता है। आपने अपनी तपस्या से इस स्थान तक पहुंचे हैं, अब आपके लिए अवसर है देश को कुछ देने का, और देश को देने के लिए खुद का बेस्ट खेल के मैदान में देना पड़ता है। जो खेल के मैदान में खुद का बेस्ट देता है वो देश के लिए गौरव लेकर के आता है। और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे सभी साथी इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके आएंगे। इस बार भारत की कोशिश है कि हम 2036 में ओलंपिक की मेजबानी हमारे देश में करें। उससे भी एक बड़ा माहौल बनता है। तो हमारे दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है शायद अभी तैयारियां इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चाहिए उस पर काम काफी चल रहा है। जो भी एक्सपर्ट लोग हैं उस पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी अगर खेल के बाद, खेल के पहले तो मैं नहीं कहूंगा, वहां व्यवस्थाएं क्या, इस बार फ्रांस में अलग अलग शहरों में ओलंपिक हो रहा है और एक तो पूरा बहुत दूर एक आइलैंड पे हो रहा है, तो एक अलग प्रकार का ही वहां माहौल रहेगा। लेकिन फिर भी वहां की व्यवस्थाओं में अगर आपकी रुचि हो, उसको ऑब्जर्व करें, उसको अगर नोट करें, क्योंकि खिलाड़ियों से ये इनपुट मिलता है। तो जब हम 2036 की तैयारी करेंगे वो इनपुट बहुत काम आएगा कि भाई वहां ये था, वहां वो था, वहां इस चीज की कमी थी, वहां उस चीज की कमी थी। तो ऐसी चीजें भी अगर आप ऑब्जर्व करके आएंगे तो 2036 के लिए हमें जो करना है उसमें हमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे थे, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देने के साथ ही साथ तमाम ऐसे गुरु मंत्र दिए जिसका फायदा खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक के दौरान उठा सकेंगे। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली में लेखपाल भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेखपाल विनोद मौर्य का घूस लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लेखपाल म्यूटेशन के नाम पर किसानों से 80,000 रुपए की वसूली कर रहे हैं। ये वीडियो लेखपाल के घर का बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किसान फाइल में पैसे रखकर रिश्वत दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ऊंचाहार तहसील के इटौरा बुजुर्ग में आरोपी लेखपाल तैनात था, जहां से उसका सलोन तहसील में तबादला हुआ।
लेकिन बावजूद इसके आरोपी लेखपाल ऊंचाहार तहसील का लेखपाल बना हुआ है। आप देख पा रहे हैं, रायबरेली में बताया जा रहा है कि तहसीलदार के भ्रष्टाचार का मामला यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं किस तरह से फाइलों के बीच में पैसे रखकर किसानों से यहां पर लिए जा रहे हैं और खुलेआम रिश्वत वसूल की जा रही है। तो भ्रष्टाचारी लेखपाल की करतूत देखिए। बताया जा रहा है कि ऊंचाहार तहसील से सलोन तहसील में तबादला हो जाने के बावजूद भी ऊंचाहार तहसील में ये लेखपाल अभी भी बना हुआ है और साथ ही साथ रिश्वत खुलेआम वसूली जा रही है। तो रायबरेली में लेखपाल भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। लेखपाल विनोद मौर्य का घूस लेने का ये वीडियो आप देख पा रहे हैं, किस तरह से फाइलों में दबाकर यहां पर किसान पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं और खुलेआम ये रिश्वत तहसील में वसूली जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता राजू रायबरेली से लाइव जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से ये वीडियो निकल के सामने आया है, लेखपाल विनोद मौर्य का ये वीडियो बताया जा रहा है और फाइलों में जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पैसे रखकर दिए जा रहे हैं और खुलेआम ये खेल चल रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी? जी बिल्कुल, बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार तहसील का बताया जा रहा है, जहां ये लेखपाल तैनात है। हालांकि बता दें ऊंचाहार तहसील क्षेत्र के एटौरा बुजुर्ग में इसकी तैनाती बताई जा रही है। बता दें कि ये कई वर्षों से यहाँ पर तैनात है और इसके बावजूद भी इसकी वहां से ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन अभी तक अपना कार्यभार दूसरे को नहीं दिया है, यानी कि वहां से नहीं हटा है और लगातार अपना कार्य कर रहा है। तो ऐसे में साफ तौर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, घूस लेते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है। हालांकि किसानों को साफ तौर से ये कहा गया है कि वो किसी प्रकार का जो लेखपाल है उनके दबाव में न है, चूंकि जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेस वे में तमाम तरह की समस्याएं सामने आ रही है, जिसको लेकर तमाम ये लेखपाल थे वो घूस लेते हुए कई बार देखे गए। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई है निकलकर, इसके बाद तहसील क्षेत्र के अधिकारियों की बात करें या जिला स्तर के अधिकारियों की बात करें, साफ तौर पे हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें जो है कहीं न कहीं जो प्रदेश सरकार की मंशा है उस पर पानी फेरता हुआ देखने को मिल रहा है। साफ तौर पे जो तस्वीर है, इसके बाद कहीं न कहीं जो तहसील प्रशासन है उसमें खलबली मची हुई है और उसके द्वारा पूरे मामले में फिलहाल कुछ बोलने की बात नहीं की जा रही, ना कि कोई जिम्मेदार पूरे मामले में अभी तक बोला है। लेकिन साफ तौर से जो लेखपाल है, लेखपाल की ये जो करतूत सामने है, इसके बाद स्थानीय लोगों में रोष है, क्योंकि कई बार बताया जा रहा है कि इसकी शिकायत की गई उच्च अधिकारियों से, जिसके बाद इसका वहां से तबादला किया गया, लेकिन अभी ये वहां किसी को कार्यभार नहीं दिया और लगातार वहां पर कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कार्यभार नहीं दिया और लगातार कार्य कर रहा है, तो इसको लेकर तमाम जो नियम कानून है सीधे तौर पर उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब लेखपाल जिसके अंडर काम करता है और जिसके आधार पर ये सब कुछ तय होता है कि कब हैंडओवर दिया जाएगा, क्या हैंडओवर, क्या वो अधिकारी पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि समय से काम यहाँ पर हैंडओवर नहीं दिया गया? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, इसके बाद कहीं न कहीं जो ऊंचाहार तहसील प्रशासन है, चाहे ऊंचाहार एसडीएम हो या तहसीलदार हो, वो भी सवालों के घेरे में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो लेखपाल है इसके कमरे की तस्वीरें हैं कि ये फाइल में घूस का पैसा रखवा रहा है और साफ तौर से इस तरह से मोटी रकम किसानों से वसूल कर रहा है, जबकि प्रदेश सरकार की मंशा है और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उनके द्वारा साफ तौर से जीरो टॉलरेंस के तहत कार्य करने के लिए सभी जिम्मेदारों को सख्ती से निर्देश दिए गए। साफ तौर पे ये जो तस्वीरें हैं ये जीरो टॉलरेंस नीति पर बट्टा लगा रहा है और साफ तौर पर प्रदेश सरकार की जो मंशा है उस पर ये कहीं ना कहीं जो है दाग लगा रहा है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि राजू, इसके अलावा ये वीडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से तस्वीरें खुलेआम निकल कर सामने आ रही हैं, क्या उसके बाद भी अभी भी प्रशासन आंख मूंद कर बैठा हुआ है रायबरेली में? जी बिल्कुल, बता दें ऊंचाहार तहसील प्रशासन की बात करें तो ऊंचाहार तहसील प्रशासन के कोई भी अधिकारी पूरे मामले में अभी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जब ये वीडियो वायरल हुआ है, जिला अधिकारी
चूंकि हर्षिता माथुर रायबरेली की जिला अधिकारी और उनके द्वारा कड़े कदम देखने को मिले हैं। तो साफ तौर से जो उम्मीदें लगाई जा रही है कि अब इस पूरे मामले में जिला अधिकारी हर्षिता माथुर के द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे तो आने वाला वक्त तय करे, लेकिन उनके जो कड़े तेवर है उसको देख के शायद अंदाज लगाया जा सकता है कि इस तरह घूसखोरों पर नकेल कसने के लिए कोई बड़ा कदम जरूर उठाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो ये वीडियो जो वायरल हो रहा है और उसमें किसानों के द्वारा पैसे देने का जो मामला आ रहा है, कितने किसान पैसे देते हुए यहाँ पर पकड़े गए हैं या वीडियो में दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि एक किसान का मामला है, ये कोई खेत का उसका मामला था जो मुआवजे को लेकर बात कही जा रही है, उसी का पैसा हट रहा है और 80,000 रुपए का ये मामला प्रकाश में आया। चूंकि साफ तौर से जो क्षेत्र में बात चल रही है और लोगों के बीच में कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर आक्रोश है, तो लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 80,000 रुपए ये किसान से ले रहा है। तो ऐसे में सोशल मीडिया पे जो ट्रोल भी हो रहा है वीडियो, उस पर भी जमकर तहसील प्रशासन की और राजस्व विभाग की किरकिरी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से खुलेआम रायबरेली तहसील में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है और योगी सरकार की तमाम नीतियों को ताक पर रखकर इस तरह का भ्रष्टाचार का खेल रायबरेली में खेला जा रहा है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने और घायलों का हाल जानने के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी शुक्रवार सुबह अलीगढ़ पहुंचे, जहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा जताया है। समझा रहे थे, यही कह रहे थे हम आपकी के पार्टी के द्वारा आपकी मदद करेंगे, जो समझा रहे थे सबको, परिवार वालों को बात अच्छे से की। यही कह रहे थे पूरी मदद करेंगे हम आपके परिवार की। आज पहले ही उन्होंने कहा दिया कि 2 लाख रुपए देंगे, उनसे कुछ भी मेरी बात तो आएगी। राहुल गांधी ने क्या आश्वासन दिया और उनके द्वारा यही कह रहे थे कि हम आपकी पूरी मदद करेंगे, जहाँ तक वो भी सब देखते क्या होगा, पार्टियों के द्वारा मदद कराएंगे। इस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई और अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस बात को तो आप झूठ बोल रहे हैं, 121 लोगों की मौत हुई है। 500-400 तो मैंने खुद देखे थे मेडिकल में जाकर, 400-500 मैंने खुद देखे अपने। झूठ बोल रहे हैं सब, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, ऐसा कुछ भी नहीं था। सरकार के द्वारा 2 लाख मृतक के परिवार और 50,000 वहाँ पे प्रशासन भी नहीं था और हॉस्पिटल में भी बहुत लापरवाही थी। अगर हॉस्पिटल में सुविधा होती तो मेरी भाभी बच जाती। परिवार मेरा भैया गए थे, मम्मी भी गई थी, भैया अलग अलग बैठते ना, भाई बहन अलग बैठते, तो भैया तो अलग हो गए थे, भाभी चली गई थी। हाथरस हादसे के बाद सत्संग में भगदड़ के बाद 121 मौतों के बाद आज फलकनामा में राहुल गांधी मृतकों के परिवार से मिले। भाई राहुल गांधी के द्वारा लगभग 20 से 25 मिनट मृतक के परिवारों के साथ बैठकर बातचीत की गई और उनको सांत्वना दी गई। इसी दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ मृतक के परिवारों से बातचीत की, जानते हैं उनसे मृतक के परिवार से राहुल गांधी से क्या बात हुई है। आप अपना नाम बताइए। काजल नाम है मेरा। आज काजल जी, राहुल गांधी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपके घर पर आए थे, तो क्या आपसे बातचीत हुई उनकी? वो बोल रहे से मदद करेंगे तुम्हारी, पर जिसने ये काम किया उसका बुरा हाल होना चाहिए। किसका हाथ है इसमें, किसकी साजिश है? देखिए, इस मामले को लेकर ये बाबा का सत्संग था और बाबा अभी भी इस पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इसको लेकर राहुल गांधी से आपकी क्या बातचीत हुई? मैंने पता नहीं। जो मृतक थी वो कौन थी आपकी? ये जानकारी है कि यहाँ इस परिवार से 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक महिला और एक 6 साल के बच्चे। तो वो बच्चा कितनी बहनों पर था? 4 हम 4 बहने, 4 पति, बहुत बात बनाता है सब बहुत ज्यादा। अभी आपके घर पर राहुल गांधी आए तो आपको क्या वो आश्वासन देकर गए और किस तरीके से उन्होंने आपसे बातचीत की? न कह रहे मदद करेंगे तुम्हारी, हम देखते हैं।
आपका नाम बताइए और आपका इस परिवार से क्या संबंध है? मेरी बेटी जो संबंध में मेरी बेटी मेरी नली। आपका एक इसमें जो नाती था वो भी इस हादसे में पोता था, देवता था क्या? तो आज आपके घर पर राहुल गांधी आए, क्या आपसे बातचीत हुई? क्या कहकर गए? जगह मदद करेंगे तुम्हारी। सरकार की ओर से मृतक के परिवार के लोगों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए धनराशि देने की बात कही है, क्या ये आपके लिए पर्याप्त होगा? हमें ना कुछ बताई गई कहीं के चुप रह जाओ, मदद करेंगे सबकी। देखिए, राहुल गांधी इस परिवार से मिलकर गए हैं और इस परिवार में 2 मौतें हुई, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की, जो कि 4 बहनों पर इकलौता बच्चा था और घर का इकलौता चिराग था जो कि बुझ गया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज इस परिवार से मिले और पूरे मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई का उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। साथ ही उनके द्वारा पीड़ित परिवार को, मृतक के परिवार को आर्थिक मदद की भी बातचीत की गई और उनके द्वारा ये भी स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उनको कतई नहीं बख्शा जाएगा। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। वहीं अलीगढ़ में हाथरस भगदड़ के कई पीड़ित परिवारों से भी बातचीत की हमारे संवाददाता मोहम्मद शहनवाज ने। इस दौरान क्या कुछ कहा पीड़ित परिवारों ने, आइए आपको सुनवाते हैं। हाथरस में सत्संग में हुई भगदड़ के बाद हादसे में 121 लोगों की जिंदगी मौत की आगोश में समा गई। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी आज मृतकों के परिवार से मिलने अग्राबाद के गांव पिलखना पहुंचे। इस गांव से 12 लोग उस सत्संग कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जबकि 12 में से 4 लोग वापस नहीं आए, जिसमें एक 5 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। वहीं इस समय जिस परिवार में हम खड़े हैं, इस परिवार ने अपनी मां को खो दिया है, जो उस सत्संग में गई थी। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बाबा को कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं जिनने अपनी मां को खोया है उनसे हम बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। सुनील जी, आपके घर से उस सत्संग कार्यक्रम में कौन गया था और किस तरीके का हादसा उनके साथ सामने आया? मेरी माँ थी। माँ हमारे यहाँ से टेम्पो करके लेके गए थे, कम से कम 20 लोग गए थे। कोई मोटरसाइकिल से गया था। वहाँ जाके जगह मिल गई थी, बैठ गए थे अच्छी तरह से। पर वहाँ एकदम सत्संग खत्म हो गया था, वहाँ से भगदौड़ होने लगी थी। सुनील जी, ऐसा क्या था उस कार्यक्रम में, सत्संग में, जो अचानक से वहाँ भगदड़ हो गई और एक इतना बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया? वो उनकी मिट्टी उठा रहे थे, पैर की धूल उठा रहे थे, उसी वजह से भगदौड़ हुई थी। इस वजह से दबते गए इंसान, दबते गए, ऐसे खत्म हो गई सारी। अच्छा, आज कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी और सांसद है, वो आज आपसे मिलने आए, क्या आपसे बातचीत हुई? यही होती, हम तुम्हारे साथ हैं और कोई भी तकलीफ होगी तो हम तुम्हारा साथ देंगे, यही कह के गए थे। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे की बात और जो घायल है उनको 50,000 की बात कही है। इस पर राहुल गांधी के द्वारा क्या कहा गया? अभी तो कुछ मिला नहीं है, अब कोई पता भी नहीं है, ये हम कह रहे हैं। राहुल गांधी से जब आपकी बात हुई तो क्या बात हुई इस मामले में? ये कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी परेशानी होगी हम हैं, ये कह रहे थे। तो सुनील जी, इस पूरे मामले में इतनी जानें चली गई और इतने लोग घायल हो गए, लेकिन बाबा पे अभी भी कोई FIR दर्ज नहीं हुई और कुछ लोग बाबा को चमत्कारी बता रहे हैं। बाबा को बता रहे हैं कि वो बाबा चमत्कारी थे और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अभी वो पुलिस से दूर है। तो क्या लग रहा है, कहीं ना कहीं बाबा को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा ही लगता है, बाबा को बचा रहे भी हैं, पुलिस वाले भी हैं उनके साथ, वो भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या बाबा चमत्कारी थे? नहीं थे, वो चमत्कारी नहीं थे। उनमें चमत्कार होता तो वह बचा लेते। जो इतना इंसान खत्म हुआ, वो तो खुद अपनी जान बचा के भाग गए, पर दोबारा लौट के भी नहीं देखा कितनी मेरी भक्त खत्म हुए हैं, तो मैं देखूं लौट के। सुनील जी, अगर आपका कहना है कि बाबा अगर चमत्कारी थे तो जितना बड़ा ये हादसा हो गया, इतने लोगों की जान चली गई, तो बाबा चमत्कारी होते। लेकिन हमारे बराबर में एक महिला बैठी है, उनका कहना है कि उनके पति को कैंसर था, बाबा चमत्कारी थे और उनके चमत्कार ने उनको कैंसर दूर कर। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि किसी का कैंसर था, वो खत्म हो गया जाते ही। किसी को दारू की लत थी, वो दारू छूट गई, ऐसा कुछ नहीं था। हम भी गए, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा उनके लिए।
सब उनके सब जाल बिछाया हुआ था, वही लोग थे। हाँ, इसलिए वो कहते थे कि कैंसर खत्म हो गया, कि दारू छूट गई, कि मीट मछली छूट गई। ये सब कुछ नहीं है ऐसा। जी, इस हादसे में आपने अपनी मां को खो दिया, तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं सरकार से कि बाबा पर किस तरीके की कार्रवाई हुई जो आगे इस तरीके का और कोई हादसा ऐसा दर्दनाक न घट सके? मैं तो ये कह रहा हूँ, जो जितने बाबा हैं इन पर सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बाबा हैं ये भोले, इन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे कोई ऐसा कोई हादसा ना हो। बस मैं तो ये कहना चाहूंगा। सुनील जी, आपने अपनी माँ को खोया, तो आपके पूरे परिवार में कितने लोग हैं और माँ कितने लोगों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी हैं? हमारे परिवार में 4 भाई हैं, 3 बहनें और 3 मेरी भाभी हैं। बस उनको छोड़ के चले गए। हमारे साथ थे ये पीड़ित परिवार के जिन्होंने अपनी माँ को खोया, और इस हादसे में उन्होंने कहना है कि बाबा में अगर चमत्कार होता तो बाबा इस जो हादसा हुआ दर्दनाक, उस हादसे को रोक सकते थे। तो कहीं ना कहीं बाबा के खिलाफ इनके द्वारा कार्रवाई की मांग भी की गई है। इधर आज इस गांव में राहुल गांधी भी पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देने के बाद उनसे बातचीत की। इधर पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन तो जरूर मिला कि 2 लाख मृतक के परिवार के लोगों को और 50,000 घायल को मिलेगा, लेकिन अभी तक सिर्फ ये आश्वासन ही रहा है। हालांकि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इस गांव में पहुंचे तो उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले को लेकर पूरी तरीके से जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी लोग दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।